Now today we are going to discuss about CBSE sample paper 2025 इंडियन इकोनॉमी पोर्शन यानी कि सेक्शन बी। तो पहले अपने 17 क्वेश्चन थे वो जो आपके थे सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इंडियन इकोनॉमी आपके पास 18th क्वेश्चन आ रहा है। इसमें वो कह रहा है आपको ऐसे एक चार्ट दे रखा है। वैसे तो मैंने ये सैम्पल पेपर है आपके लिंक में प्रोवाइड कर दिया आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको मतलब कन्वीनियंस के लिए आपको सामने लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब आपके पास 18th क्वेश्चन आ रहा है। वो कह रहा है कि यानी कि फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, सर्कल के अंदर है फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं? दो उसने दे दिए, प्रोवाइडेड रिसोर्सेज, ठीक है, सिमुलेट वेस्ट कि वेस्ट को सिमुलेट करता है। बाकी दो ब्लैंक छोड़ दिए कि इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी। आगे उसने ऑप्शन दे दिए हैं दो दो किस बना के। फर्स्ट कह रहा है सस्टेन लाइफ एनवायरनमेंट, ठीक है, नो डाउट सस्टेन लाइफ, ओके। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, हमें मतलब ये नेचुरल ब्यूटीज जो है हम हिल स्टेशन पे जाते हैं प्रोवाइड करता है, नो डाउट, ठीक है, क्लियर। फिर कह रहे हैं जनरेट वेस्ट, वेस्ट को जनरेट तो नहीं करता एनवायरनमेंट, क्लियर, उल्टा दे रखा है। फिर प्रोवाइड ओनली रीन्यूएबल सोर्सेज, कहता है वो सिर्फ ओनली वर्ड है यहाँ पे ओनली, यानी कि ये टर्म भी गलत है। तो अब ऑप्शन दे रहा है आपके पास कोड में, ए कह रहा है जिसमें आपके पास आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि सस्टेन लाइफ है और प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। हमें पता है बाकी ये दोनों ही मतलब राइट है। तो वो हमें अब जो ऑप्शन थी कोड थी वो स्टार्टिंग में मिल गया, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आपके पास आंसर की क्या ऑप्शन आई? ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। बाकी हमने पढ़ लिए सब गलत है। स्टार्टिंग में मिल गया हमें फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फिर क्या लिखेंगे? सस्टेन लाइफ, एनवायरमेंट लाइफ प्रोवाइड करता है और एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो जब भी आपने इसके आंसर मेंशंस करने हैं ना, तो आपने ए जैसे स्मॉल ए लिखा तो स्मॉल ए वहां पे मेंशन कीजिए आंसर शीट्स पे, ठीक है। स्मॉल ए लिख के फिर फर्स्ट एंड सेकंड जो उसकी ऑप्शन है वो आपने मतलब लिखनी है, क्लियर। अब आपके पास आ रहा है 19th क्वेश्चन, कह रहा है स्टेटमेंट, कह रहा है कि क्या स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? द ब्रिटिश पॉलिसी लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडियन वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट। जो इंडिया का हमारा वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था उसका कोलैप्स यानी कि जो गिरावट आई वो ब्रिटिशर्स के कारण आई, ठीक है, हमें पता है ये राइट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रही है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इंडिया जब था कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ग्रोस वैल्यू एडेड इंक्रीज हुआ है, यानी कि क्या वो तो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो वहां पे ग्रोस वैल्यू एडेड में इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है एंड सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। यानी कि अब आपके पास आ रही है, उसने अल्टरनेटिव्स क्या दे दिए आपको, कह रहा है फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। हमें पता है कि हमें ये जो मिल गया स्टार्टिंग में ही हमारा आंसर आ गया। स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आपके पास क्लियर आंसर है, स्टेटमेंट क्लियर है आपको, तो फिर आगे आपको फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, केयरफुल होकर रीड करना है कि बच्चों को लगता होता है फिर गलतियों के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, क्लियर। यानी कि आपको पता है ब्रिटिश पॉलिसीज थी, उसने अपनी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट की कोलैप्स सॉरी ये सेकंड फर्स्ट ट्रू नहीं है ना, पॉलिसी थी इंडिया की फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, हाँ ट्रू ही है, कोलैप्स हुई थी, ठीक है। और सेकंड ये फॉल्स है, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है ना, जो भी थी, और सेकंड इज फॉल्स। फिर आपके पास 20th क्वेश्चन आ रहा है, द एजुकेशन कमीशन था ये वाला, हैड रिकमेंडेड दैट एट लीस्ट 4% ऑफ जो जीडीपी थी वो एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। ये हमें पता है स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज क्यों, मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है वो 6% था, 6% ऑफ जीडीपी मतलब करना था स्पेंड, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, सजेशन इज रॉन्ग। फिर सेकंड आ रहा है द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर इन द एजुकेशन सेक्टर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। क्या था गवर्नमेंट का इसके पीछे कि हमें 100% लिटरेसी चाहिए, यानी कि पूरे लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये तो राइट है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है बिकॉज यहाँ पे 6% चाहिए था। यानी कि अब आपके पास ऑप्शन क्या आ रही है, वो कह रहा है कि बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं गलत है, ट्रू तो है ही नहीं है। फिर आपके पास आ रही है बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत है, ये भी हमें पता है। फिर आ रहा है आपके पास ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये भी हमें पता है, ए तो ट्रू है ही नहीं है, 6% है, ठीक है। फिर कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, राइट आंसर इज डी,
ए इज फॉल्स है और बी आर इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन इज डी। क्लियर। अब आपके पास आ रहा है 21st, कह रहा है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद थी जो पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम की कौन सा अडॉप्ट किया था, ठीक है, मतलब को एग्जिस्टेंस मतलब मिलजुल के काम करना। ऑप्शन 2 दे रखी है आपके पास, डैश एंड डैश फिलअप्स। कह रहा है क्या स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल, फिर कह रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फिर पब्लिक एंड फॉरेन सेक्टर की कौन से 2 सेक्टर्स का उन्होंने कहा है कि को एग्जिस्टेंस की मिलके काम करना है। हमें पता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। अब आपके पास 22nd आ रहा है, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग, जो रूरल बैंकिंग थी, ठीक है, उसमें क्या है, सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूट किए थे, ठीक है, नेमली उनके नेम बताने हैं। रूरल डेवलपमेंट का आपका चैप्टर है जो, उसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन सी मतलब ये थी रूरल बैंकिंग सिस्टम कौन कौन से एस्टेब्लिश किए थे। आरआर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। यानी कि जब आप चैप्टर अगर आपको याद होने चाहिए, अब तो लास्ट डेज है आपके, यानी कि चारों मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स, ये चारों स्टैब्लिश किए गए थे मतलब इंस्टीट्यूट फॉर रूरल बैंकिंग के लिए, ठीक है। यानी कि जिस ऑप्शन में आपके पास चारों आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शन आ रही है डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर आपके पास 23rd क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब एक बात याद रखना, जब भी आप कभी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसको ध्यान से पढ़ना है। अब हमेशा हम क्या करते हैं, ज्यादातर करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ ध्यान होता है हमें, जब स्टेटमेंट दी होती है ना, हमारा हमेशा ध्यान करेक्ट की तरफ जाएगा, बट कई बार इस स्टेटमेंट में उन्होंने वर्ड लिखा होता है इनकरेक्ट, हमने इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को इनकरेक्ट। वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कह रहे हैं अनेबल टू एस्टैब्लिश ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर इंडिया एज वेल एज फॉरेन। बी स्टेटमेंट आ रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। ये सब क्लियर है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पहले। फिर आ रहा है एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वार अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। अभी आपके पास आ रहा है चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, कह रहा है आरबीआई का रोल चेंज हुआ फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर। ये गलत है, बिकॉज चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का रोल पहले रेगुलेटर का था, जो बाद में चेंज होके मतलब जो रिफॉर्म हुए उसमें चेंज हो गए रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, ठीक है। यानी कि आपको फिलअप्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, टर्म पता होना चाहिए। गवर्नमेंट आरबीआई का रोल था, ये रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर था, फैसिलिटी दे रहा था मतलब, ठीक है, थोड़ी सी लिबरल हो रहा था। क्लियर। यानी कि चेंज ऑफ दी इन द रोल ऑफ, ये जो ये आपकी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि डी इज द राइट आंसर बिकॉज इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई का रोल क्या था, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ये फिलअप से भी टर्म आ जाती है कई। क्लियर। ये आपके पास था 23rd। अब 24th क्वेश्चन है, मैं वैसे सिंपल से आपको बोल देती हूँ यहाँ से क्वेश्चन पेपर से। 24th कह रहा है कि चाइना डेमोग्राफिक जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, यानी कि पहले चाइना में हर फैमिली में 4 बच्चे, फिर 2 बच्चे, फिर 1 चाइल्ड जो पॉलिसी थी, ठीक है, 4 to 1। यानी कि कहता है इससे क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब यंग जनरेशन कम थी, जिसके कारण कि बड़ी एज के लोगों की पॉपुलेशन होनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो कह रहे हैं ये मतलब कौन, ये जो था ये ड्यू टू किसके कारण हुआ, कौन सी इम्प्लीमेशन थी पॉलिसी की। पहला ऑप्शन दे रहा है वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, हमें पता है वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए थी, नहीं है। फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, ये भी नहीं है। हमारा 1 चाइल्ड नॉर्म, यानी कि पता है जो रेशियो थी पहले 4 बच्चे, फिर 2 बच्चे, फिर 1 चाइल्ड जो नॉर्म थी, ये किसके अंदर आ रही है, 1 चाइल्ड नॉर्म्स, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन में आपके पास 24th में आपके पास सी इज द राइट आंसर है। क्लियर। अब आपके पास 25th क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है डैश वाज सेटअप इन 1974। 1974 में सेटअप हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा टू सॉल्व द कंसर्न, जो प्रॉब्लम है वाटर और एयर पोल्यूशन को, वो क्या था 1974। ये आपको डेट वैसे भी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन अगर ऐसे ना पूछा गया तो वो मतलब सेटअप का नाम देके भी पूछ सकते हैं कि कब सेटअप हुआ, ठीक है। तो यानी कि 1974 में आपको 74 में ऑप्शन दे रखी है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
हमें मतलब अपने अच्छी तरह मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म सीपीसीबी। देखो अगर ध्यान से सुनोगे लेक्चर तो बहुत कुछ साथ के साथ रिकॉल हो रहा है आपका। जैसे कि पहले डेट आ गई 1974, क्लियर। फिर शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किस लिए था? वाटर एंड एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। यानी कि इसका आपके पास आंसर आया 25 का बी आंसर इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपके पास 26 आ रहा है, वो बता रहा है कि ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, ग्रोथ हो रही है 96%। कुछ ने हाइपोथेटिकल डाटा दे दिया ऐसे ही जो रियलिस्टिक नहीं है, मतलब वैसे को डेटा दे दिया कि जो 9% ग्रोथ हो रही है, परंतु उतनी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इकोनॉमी में जनरेट नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये कौन सी ग्रोथ है? काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए आपको, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, मतलब ऐसे अलग अलग नेम दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ग्रोथ जीडीपी इंक्रीज हो रही है विदाउट क्रिएटिंग, उस प्रपोर्शन में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं इंक्रीज हो रही। वो कौन सी ग्रोथ है? दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। ये सारा मैंने आपको अपने लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, क्लियर। जॉबलेस ग्रोथ यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर आपके पास 27 आ रहा है, कह रहा 1951 टू 2016 में डैश इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में जब हुई थी इंक्रीज, वो कौन सी, मतलब वो कौन सी रेवोल्यूशन थी? हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, काफ़ी सारी रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑप्शन दे रखी होगी। तो ये इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हुई थी 1951 2016, ईयर भी याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अगर वैसे ना पूछ के वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी कि ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं उसको, जब मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी, दैट वाज कौन सी थी? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो ईयर भी आपको याद रखो, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन आपके पास इज द राइट आंसर, ठीक है, 27 का। अब 28 में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, 28 जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है क्रिटिकली अप्रेज द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके बारे में बताना है गवर्नमेंट की जो थी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है? मैं थोड़े से आपको रिटर्न फॉर्म में दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट आपको होता क्या है? रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग ए पार्ट, कुछ अपना पार्ट या होल शेयर ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब अपनी वो शेयर्स या गवर्नमेंट क्या करती है, इसको टू प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देते हैं, या होल या कुछ पार्ट उसका, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग ए पार्ट, या तो उसका कुछ पार्ट या पूरा होल शेयर को प्राइवेट सेक्टर को, मतलब अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देती है। इससे क्या होता है? एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी, क्लियर है, टू द प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप ट्रांसफर होगी। दूसरा ये रिड्यूस, अगर गवर्नमेंट इसको डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसके गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस होते हैं। ये एसेट्स है जो उसको देने के बाद जो गवर्नमेंट के पास रिसीव्ड्स आती हैं, यानी कि जो पैसा आया, ठीक है ना, जो इनकम आई उसको, उससे गवर्नमेंट के रिड्यूस दी एसेट्स हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो इसका ड्रॉबैक भी क्या है, जो ये मतलब आता है गवर्नमेंट के पास, जो इसको डिसइन्वेस्ट करके जो पैसा आता है, जो इनकम आती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास आती है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इकोनॉमी की डेवलपमेंट में खर्च ना करके, मतलब जो हमें पहले ही हमारा जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम से जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, डेफिसिट हो रहा होता है, उसके यूज़ में यूज़ हो जाता है ये पैसा। ड्रॉबैक सबसे बड़ा इसका ये है, जब डिसइन्वेस्टमेंट होती है तो एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब होते हैं जो वहाँ पे इसको शॉर्टफॉल पड़ रहा होता है, ये वहाँ पे यूज हो जाता है इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, क्लियर। फिर आपको उसका सेकंड पार्ट पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, मतलब इसका 28 का ही सेकंड पार्ट आ रहा है, और में कह रहे हैं कि मतलब क्या, जो लिबरलाइजेशन हुई थी, लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन आई, यस, क्योंकि जो मतलब लिबरलाइजेशन हुई थी उससे क्या था, जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस थी, रिमूवल भी हुई थी, टोटली रिमूव भी हुई थी, रिडक्शन भी हुई थी रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन में रिडक्शन भी हुई थी वेरियस सेक्टर, जिससे क्या हुआ, हमारी मतलब जो लिबरलाइजेशन मूव हुई फिर उसके बाद एंटर किया उसने ग्लोबलाइजेशन के बाद में, जिससे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब फ्लो ऑफ आइडिया, कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई क्योंकि इसमें लिबरलाइजेशन के बाद इस स्टेज आई ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में रिमूवल की गई थी, रिडक्शन की गई थी आपके उस पे रिस्ट्रिक्शन पे, जिससे क्या हुआ, एक हमारे पास ओपन द डोर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के डोर ओपन हुए,
दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा लेन देन हुआ, ठीक है, यानी कि बॉर्डरलेस कंट्री नहीं कह सकते हो आप, ठीक है ना। एक होती है बॉर्डर बने होते हैं कि इसके बाद हम जहाँ नहीं जा सकते, बॉर्डरलेस मतलब आ जाता है नेशंस, कोई बाउंड्री नहीं है, एक जगह फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्लियर आपके पास क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास आ रहा है 29th क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें आपसे पूछा गया है, उसमें वो कह रहा है कि क्या लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में पूछा गया है। लिंक क्वेश्चन पेपर आपके पास लिंक में है, कह रहा है कि क्या लिबर्टी इंडिकेटर है, कह रहा है कि क्या ये सोशो इकोनॉमिक मतलब होना चाहिए लिबर्टी इंडिकेटर, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। कि हाँ, यस मतलब ये लिबर्टी इंडिकेटर होता है हमारी जो फ्रीडम है, कि हम देश की इकॉनमी में जो अपनी पॉलिटिकल जो डिसीजन है, सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डिसीजन है, उसमें हम अपनी राय दे सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। अगर ठीक है इकॉनमी बहुत सारी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा सिस्टम है जैसे कि चाइना में पहले था, पर अगर लिबर्टी इंडिकेटर नहीं होंगे, हमें फ्रीडम ही नहीं अपनी बात कहने की, तो ऐसी ग्रोथ भी मायने नहीं रखती, ठीक है ना। हमारी लिबर्टी इंडिकेटर होना ज़रूरी है एक सोशल मतलब विकास के लिए। यस हम करते हैं कि इट इज़ क्यों मतलब आपने उसकी फेवर में अब आप देना है, वो पॉइंट्स रखने हैं। यस जो लिबर्टी इंडिकेटर है वो क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। ये मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है लिबर्टी इंडिकेटर, क्या मेजर करती है, एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये और क्या करती है, दे रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ सिविल लिबर्टीज, हमें कितनी को लिबर्टी है लोगों को, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर आपके पास 29th क्वेश्चन। अब आपके पास 30th क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 30th थे, कहते जो चाइना ने इतनी प्रोग्रेस की, ठीक है, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा है, जो मतलब लेट 1970 के बाद जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसके बारे में यानी कि पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, 30th क्वेश्चन में। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि कैसे हुआ, इनिशियल फेज था जो चाइना में, उसमें वो एग्रीकल्चर, फॉरेन एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे ज़्यादा जोर था। इनिशियल स्टेज पे एग्रीकल्चर, फॉरेन एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे जोर था। तो जो एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुई, जो कम्यून लैंड्स थी उसको डिवाइडेड किया गया इनको स्मॉल प्लॉट्स में, तो मतलब स्मॉल प्लॉट में दिया गया, बट तो जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई लैंड फॉर सिर्फ यूज के लिए, नॉट फॉर ऑनरशिप, उनकी ऑनरशिप नहीं थी उस पर, सिर्फ यूज के लिए, ठीक है, टू इंडिविजुअल और हाउस होल्ड को दी गई। तो आफ्टर पेइंग टैक्स, वो टैक्स को पे करने के बाद जो भी उनको इनकम होती थी, दे कैन वो इनकम को अपना यूज कर सकते थे टू कीप ऑल इनकम, ठीक है। ये मतलब फेजेस था, इनिशियल फेज था। और सेकंड फेज उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने मतलब ध्यान दिया चाइना ने। तो कहता है क्या प्राइवेट सेक्टर भी था, अलाउड था उसको भी गुड्स को प्रोड्यूस करना अलाउ कर दिया गया। इससे क्या हुआ, जो उसके स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस थे उनको भी फेस कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिससे क्या हुआ, कंपटीशन बेटरमेंट के लिए होता है, ठीक है ना, हम उससे अच्छा करेंगे, उसे फेस कंपटीशन हुआ। तो इससे क्या हुआ, एक ओपन डोर पॉलिसीज मतलब चाइना में स्टार्ट की गई। ओपन डोर पॉलिसी से क्या हुआ, इन विच इट प्लान, उसने क्या प्लान किया है चाइना में, टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव करेंगे बाय एक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी वाइल मेंटेनिंग इट्स कमिटमेंट टू सोशलिज्म को हम ध्यान में रखते हुए अपनी हम एडवांसमेंट लेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर, ये आपके पास चाइना में कौन कौन से इनिशियल फेज और लेटर फेज है। फिर आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा है, इसी का आपके पास 30th था, 30th क्लियर। आपको अब 31st क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, अंडर दी जो भी G20 नेशन थे उन्होंने एक वादा मतलब एक कमिटमेंट की थी कि हमने पोल्यूशन को ख़त्म करना है, ठीक है ना। वो उसके पीछे वो कह रहा है कि क्या मतलब जो G20 नेशन प्लेज टू रीच ग्लोबल नेट जीरो मिशन अप्रोक्सीमेटली बाय द मिड सेंचुरी, ठीक है, एंड ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इसके बारे में स्टेटमेंट के बारे में इसको थोड़ा हमने वो करना है क्या था, ठीक है। 31st क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है, कहते हैं ग्लोबल, इसका मतलब नो डाउट जो G20 में जो ये कमिटमेंट हुई वो किस लिए की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की
हमारी प्रेजेंट और आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन मतलब उसके लिए क्या किया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग थी, जो हीट अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग था उसको कम करना, ठीक है, रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीट हो रही है उसको कम करना, बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि जो हम गैसेज यूज़ करते हैं उसके मतलब अमिशन उसको कम करना, ठीक है ना, यानी कि तभी तो ओजोन डिप्लीट हो रही है। ये मैंने सारे अपने लेक्चर में आपको अच्छे से बताए हुए पॉइंट्स। तो फिर यूज ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज, एनर्जी के लिए रीन्यूएबल जैसे सोलर, विंड, उस एनर्जी का यूज करना बजाय कि नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है ना, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, इनकी बजाय एक नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज ना करके रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना, ठीक है, विंड, एयर वगैरह। ये क्लियर आपके पास सब क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। वही ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ओजोन डिप्लीशन और यूज ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये इसका था 30th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और उसके पास सेकंड आ रहा है, वो सेकंड कह रहा है कि क्या आप ये कहते हो कि इट वुड बी, क्वेश्चन है, इट वुड बी अनक्लियर टू से, कह रहा है ये कहना अनक्लियर होगा कि अगर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स ले द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, कि अगर ह्यूमन ग्रोथ मतलब ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, की ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ रही है तो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। कहता है कि यहाँ ये अनक्लियर है कहना, आप एग्री करते हो? यस, ये सही है, हम कहते हैं कि ना ठीक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, नो डाउट इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट इसमें अनक्लियर उसने खुद इसलिए बोला है क्योंकि ठीक है ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हो रही है, पर ये तो नहीं पता ना किस टाइप की हो रही है, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम इससे एग्री करते हैं। यस कह रहे हैं क्यों? बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास डाटा होता है, डाटा ऑफ जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ठीक है, टीचर पीपल रेशियो है, एनरोलमेंट कि बच्चे कितना स्कूलों में मतलब कितने मतलब एडमिशन ले रहे हैं, एनरोलमेंट रेट है, कह रहे डज नॉट टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि ये हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में नहीं बताते। क्लियर? डज नॉट टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यस, मतलब वही मतलब हम इस जो भी उसमें डिफेंड कर रहे हैं उसके पक्ष में, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको क्या किया है, एक पिक्चर दी गई है, उसमें पूछा गया है कि एक पार्लियामेंट जैसे कोई पिक्चर बनाई गई है और साथ में उसके एक विलेज की पिक्चर है। वो कह रहा है कि बताइए ये पिक्चर हमें क्या मतलब हाईलाइट कर रही है, और आपके पास उसमें कोटेशन में लिखा हुआ है कि ये मतलब एक संसद आदर्श ग्राम योजना, शॉर्ट में SAGY, संसद आदर्श ग्राम योजना है, और ये क्या मतलब किस चीज को हाईलाइट कर रही है पिक्चर। वही उसमें ये बताया गया कि डेवलप, जो भी आप जो मेंबर्स है पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूट के अंदर हर मेंबर्स को अपने एरिया के मतलब अपने अंडर जो भी एक विलेज है उसको डेवलप करना ही करना है, ठीक है ना, ये पिक्चर हाईलाइट कर रही है, टू डेवलप वन विलेज फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर? और उसका सेकंड पार्ट पूछा गया, स्टेट एनी टू एग्जांपल ऑफ अलाइड एक्टिविटीज, कोई टू एक्टिविटीज, यानी कि लाइफ स्टॉक, फिशरीज, किसी का भी आप नेम दे सकते हो। क्लियर? और आपके पास 33 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें क्या गया, आपको एक लंबा सारा मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेक्चर लेसन में से है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट उसके सारे बारे में बताया गया, कहाँ से डेटा अवेल किया जाता है, क्या है वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, उसके सारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो उसी के बेस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपने वैसे ही जब प्रेपरेशन की है तो कई बार क्वेश्चन के आंसर आपको वैसे ही पता होता है, ठीक है ना, तो नहीं तो जब भी आप पहले क्वेश्चन देख लेना उसके बाद आपने वो इंफॉर्मेशन को रीड करना है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि मेरे को ये वाले क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो फिर साथ साथ वो आपको वैसे ही आपने उसकी रीडिंग करनी है, इजी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया कि कहाँ से डेटा अवेलेबल होता है, स्टेट एनी टू मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और वर्कफोर्स पे डेटा कहाँ से अवेलेबल है। वो डेटा के आपको दो सोर्सेज इसमें बीच में बताए गए हैं, डेंसियल पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि ये जो आता है डेंसियल मतलब 10 ईयर के बाद जो होते हैं वो डेटा प्रोवाइड करते हैं हमको एम्प्लॉयमेंट और उस पर वर्कफोर्स पे। दूसरा आ रहा है नेशन वाइड क्विनक्वेनियल सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट on unemployment by the NSSO under the Ministry of Statistic and Program of Implementation,
यानी कि ये जो 5 ईयर के बाद होते हैं इनके मतलब उस डेटा के मतलब ये दोनों नेम आपको बीच में मेंशन है, ठीक है। फिर आपके पास उसका सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, सेकंड उसका जो पार्ट है, द लेबर फोर्स है, कह रहा है ब्रॉडर कैटेगरी देन वर्क फोर्स। आपको मतलब क्या स्टेटमेंट सही है? जो ब्रॉडर कैटेगरी है मतलब ये लेबर फोर्स देन वर्क फोर्स, ठीक है ना। यस, लेबर फोर्स के अंदर आपके पास दोनों आती हैं, एम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं एंड दोज हु आर सीकिंग फॉर वर्क, जो वर्क मतलब काम ढूंढना भी चाह रहे हैं, दोनों कैटेगरी आएंगी, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। और यानी कि आपके पास जो वर्क फोर्स है उसमें दोज ओनली हु आर वर्किंग, यानी कि फिर अपने आपके पास जो लेबर फोर्स है दैट इज ब्रॉडर कैटेगरी देन वर्क फोर्स। क्लियर। फिर आपके पास तीसरा इसी का पार्ट है, वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस। स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अपने काम के अकॉर्डिंग वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट आ रही है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं, ठीक है। क्लियर। ये आपके पास था 33 क्वेश्चन। अब आपके पास 34 आ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 34 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट है इसके। क्या एक तो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी, आईपीआर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो, ठीक है ना, तो 1956 में आई थी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अभी साथ साथ आ रही है उसको मतलब वो भी याद रखिए, 1956 में ये एक्ट था, ठीक है। तो कह रहे हैं उसमें ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो इशू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी था उसका पर्पस। यस, जो लाइसेंस था मतलब आपने जो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइसेंस, क्या कहते हैं, जस्ट ए मिनट, कहाँ पे है क्वेश्चन, कहाँ पे गया आपका, जो लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया गया था प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, क्योंकि जो पहले लाइसेंस लेना इजी था तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब लाइसेंस के पीछे पर्पस क्या था, पर्पस जैसे जो मतलब कोई बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज की सेटअप करना चाहेगा, ठीक है, उसको लाइसेंस इजीली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो लो कॉस्ट पे सेटअप होगा इंडस्ट्रीज का उसको भी लाइसेंस इजीली प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पीछे पर्पस ही ये था कि रीजनल इक्वालिटी को करना, जो बैकवर्डनेस को दूर करना, ठीक है। और इसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको टैक्स कंसेशन भी दिया गया, ठीक है ना, जो थे मतलब जो सेटअप लगाएगा उसको टैक्स कंसेशन। एक दूसरा जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी थी वो सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड की जाएगी, कम रेटों पे, ठीक है ना। ये सारी उसके अंदर गवर्नमेंट के इंसेंटिव थे। क्लियर। और इसी में आपके पास फिर सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है कि आपने डिस्कस ब्रीफली एस्टिमेट्स मेड बाय नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में किसने मतलब बताया कॉलोनियल रूल इन इंडिया, दैट इज मतलब दादा भाई नरोजी थे, विलियम और आर.सी. देसाई, ठीक है। ये सारे मतलब नेम है। और जो मेन फेमस इंपॉर्टेंट नेम है V.K.R.V. राव, जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल मतलब सबसे प्रोमिनेंट, ठीक है ना, दादा भाई नरोजी, सारे मतलब नेम विलियम आर.सी. देसाई, V.K.R.V. राव, ये मतलब मेन जो इन्फॉर्मेशन सबसे इनकी ज़्यादा रिलायबल क्या मतलब है, सारी रिलायबल है, मेन कई बार एक का पूछा जाता है तो अपने V.K.R.V. राव, ठीक है, इनका नाम दे रहे हैं। क्लियर। फिर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसका, अब इसका और पार्ट आ रहा है 34th में, दोनों पहले फर्स्ट में दो पार्ट थे, अब उसका और में फिर दो पार्ट आ रहे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज करेक्टराइज्ड बाय लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, कि हमारे पास लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था, उसके बावजूद भी हमारे पास जो फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया नहीं था। क्या आप सहमत हो? यस, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड में हमारे पास क्या था, एक्सपोर्टर अच्छे थे, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा था, एक्सपोर्ट से हमें सरप्लस मतलब जो था एक्सपोर्ट के बाद देके हमें जो मतलब रेवेन्यू प्राप्त होता था वो सरप्लस था, ठीक है ना। यानी कि पर ये जो रेवेन्यू था हम इसने हमारी इकोनॉमी के वेलविश मतलब कोई डेवलपमेंट में काम नहीं किया, यानी कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ थी, जो इंडिया की वेल्थ थी वो बाहर जा रही थी। तो ब्रिटिशर क्या करते थे अपनी कॉलोनियल सेटअप के ऊपर इसको एक्सपेंड करते थे। दूसरा मतलब कोई भी सेटअप है या फॉरनर में उन्होंने अपनी कोई मतलब सेटअप करना है, उसी पे इसका सारा मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी था इस पे स्पेंड किया जाता था। तो यानी कि इंडिया में जो भी कहता है कि मतलब डिडंट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। क्लियर। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इसका सेकंड पार्ट, कह रहा है एक्सप्लेन दी हमारा ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस, उसके पीछे गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमने प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है ना, वो कहते हैं सेल्फ रिलायंस, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। सेल्फ रिलायंस मतलब इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंस मीन्स दूसरे पे मतलब डिपेंडेंसी उसको कम करना, ठीक है ना, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन नेशन,
ठीक है, फॉरेन नेशन पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। एक तो एक थोड़ा सा जब डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये भी था, डर था, एक फियर था कि जो फॉरेनर है वो हमारी जो पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करेंगे, इसलिए टू रिड्यूस दी डिपेंडेंसी और फॉरेन नेशन था। सेल्फ रिलायंस हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम अपना यहाँ जो भी है अपनी डोमेस्टिक गुड्स की मतलब प्रोडक्शन करें, उसी को बाहर पे हमारी डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, ये आपके पास सैम्पल पेपर आज इंडियन इकॉनमी का मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अभी भी आपके पास 3 को दिन है, प्रॉपर उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और विदाउट एनी टेंशन कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में अपीयर होइए। ठीक है, और पेपर से पहले आपने जो अच्छी एडिक्वेट नींद लेके जानी है। ये मत करना कि सारी रात जागी जाओ। प्रॉपर एडिक्वेट 5-6 आवर्स तो पक्का नींद, अब ज़्यादा चाहिए वैसे आपको 6-7 आवर, नहीं तो एटलीस्ट 5-6 आवर तो नींद चाहिए ही चाहिए। अभी भी टाइम है, 3 डेज यूटिलाइज कीजिए प्रॉपर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।